हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। फिर उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग काइनेमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की और दूसरी हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन की। तो पहले बेसिकली हम लोग मोशन इन 1D को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 6 से 7 लेक्चर लगेंगे मोशन इन 1D को, और फिर उसके बाद हम लोग मोशन इन 2D पे आ देंगे। ठीक है बेटा, 7 लेक्चर मान के चलिए। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, हो जाने के बाद अपने आप हो जाएगा। तो मोशन इन 1D में सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। बेटा, ये मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो मैकेनिक्स को हम लोग जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स के केस में जो मोशन है, उस केस में बॉडी जो होगी वो रेस्ट स्टेट में होगी। इस वाले केस में बॉडी हमारी रेस्ट स्टेट में रहेगी, और डायनेमिक केस में बॉडी जो है वो मोशन करती हुई दिखाई देगी, मोशन में रहेगी बॉडी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो काइनेमेटिक्स होगा क्या, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम बॉडी के मोशन को पढ़ेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि बॉडी किस वजह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या रीजन है उसके मोशन के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम इस चीज़ पे कोई भी फोकस नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यू स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, स्पीड के बारे में, या फिर वी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन होगा, टाइम कितना लग रहा है किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में। तो हम लोग जनरली इन टर्म्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। क्या डिस्कस करने वाले होंगे हम लोग, कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो कितना स्पीड से मोशन परफॉर्म कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितना टाइम लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सारी टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होगा जिसके अंदर हम बॉडी के मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट बॉडी का मेन कॉज ऑफ मोशन क्या है, किस रीजन की वजह से बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, इस चीज पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा होगा। क्या चीज है बॉडी के मोशन को चेंज कराने के लिए, इस चीज के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। जनरली हम डायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर आएगा एनएलएम चैप्टर के अंदर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग जनरली फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जबकि काइनेमेटिक्स में किस चीज़ की वजह से, फोर्स की वजह से बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही होती है। और यहाँ पे काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। हम लोग नहीं पढ़ने वाले फोर्स के बारे में। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बॉडी मोशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, बॉडी मोशन के दौरान डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कितनी एक्सेलरेशन है, क्या रेट से चेंज हो रहा है स्पीड, उसका एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे कुछ पैरामीटर्स होंगे, और ये पैरामीटर्स को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे बेटा। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानेंगे। इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर में 2 मिनट लगेंगे मेरे को चैप्टर स्टार्ट करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा गेट बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा साउंड क्रिएट हो रही है बाहर से। एक बार मैं इसको गेट को बंद कर देता हूँ।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंट पे। देखिए कुछ पैरामीटर्स जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, एनएलएम की बात हम लोग बाद में करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बाद में बात करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा काइनेमेटिक्स पूरा, तब हम लोग एनएलएम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो पैरामीटर्स कौन सी पैरामीटर्स होंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स जो कि बिल्कुल बेस है, और इस काइनेमेटिक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगा, और एक्सेलरेशन। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है, और उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे को ये बताइए कि डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस की बात करूं बेटा, तो डिस्टेंस पार्टिकल जो भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, उस बॉडी के द्वारा एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, या मैं बोल सकता हूं द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रही है, बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रही है, और वो बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में टोटल पाथ लेंथ कितना कवर करती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। स्पीड की बात करते हैं, बस एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। स्पीड की बात करें तो कोई भी बॉडी कितनी फास्टली चल रही है, इस चीज के बारे में हम लोग कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी बॉडी कितने रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, कितने रेट से डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कितनी रेट से पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रही है यार। हाँ तो बेटा देखिए यहाँ पे कॉल आ जाती है, क्या करें बीच बीच में, कॉल को कट भी कर रहा हूँ तब भी मान नहीं रहे। चलिए देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन बेटा। वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी अब बस मैं एक एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, क्या होगा,
इस चीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन कैसे डिफाइन होगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी, इन पूरे यूनिवर्स की बात करें तो कोई भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर, एक मैं बोल सकता हूं, एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एब्सोल्यूट रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एब्सोल्यूट मोशन के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। दोनों ही टर्म डिफाइन होंगी रिलेटिवली, मतलब कि किसी चीज के रिलेटिवली हम लोग बोलेंगे। रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये चीज डिफाइन कर सकते हैं, रेस्ट और मोशन। ऑब्जर्वर जो टर्म है बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर टर्म ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जर्वर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी मोशन के लिए। ठीक है, तो अब इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जनरली हम लोग रेस्ट को अगर मैं डिफाइन करूं कि रेस्ट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड है। ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करके आएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाता है। जब ये ऑब्जर्वर यहां से मूव करके यहां पे आ गया, मतलब कि पर्सन जो है अपनी पोजीशन, ये वाला जो पर्सन है अपनी पोजीशन को चेंज करके यहां पे आ गया, तो ये मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जर्व, ये जो पर्सन जो है रेस्ट स्टेट में है या मोशन स्टेट में है, बताइए, बोलिए। ये मोशन स्टेट में होगा। मोशन स्टेट में क्यों होगा? क्योंकि ये जो पर्सन है अपनी स्टेट, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है? यहाँ पे पहले पर्सन था, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ 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 और यहाँ पे। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो पहले यहाँ पे पोजीशन थी, अब यहाँ पे पहुंच गई, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये पर्सन जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, तो ये तो आप लोग क्लियरली बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, मोशन में आ गया ये पर्सन। ये वाला जो पर्सन जो है ये मोशन स्टेट में है बेटा। ठीक है, ये अपने अपने रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बेटा। बट अगर मैं बोलूं कि इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि पोजीशन जो है, इस पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो पर्सन है, दिस बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट। अभी आप बात करते हैं कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? ऑब्जर्वर बच्चों मैं हूं, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं बेटा। ठीक है, जो ऑब्जर्व करने वाला, किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करने वाला है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। अच्छा, एक और इस चीज को इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑब्जर्वर का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे। किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का बहुत ही बड़ा रोल है बेटा। बिना ऑब्जर्वर हम लोग मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझिए, मेरे पास ये कंपार्टमेंट है और ये कंपार्टमेंट इसको मेरे पास एक ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, और ये कंपार्टमेंट है बेटा, और ये कंपार्टमेंट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है आगे की ओर किसी v स्पीड से मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, अब यहां पे दो पर्सन इस तरीके से यहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पर्सन यहां पे बैठा हुआ है और एक पर्सन यहां बैठा हुआ है। ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं। ये पर्सन ए, ये मैं बोल देता हूं बी है, ये पर्सन सी है। ठीक है बेटा, और यहां पे एक ये ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर ए, ये यहां पे। अब देखिए,
ये ऑब्जर्वर ए है। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। देखिए क्या होगा, एक्चुअल में ये कंपार्टमेंट, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है आगे की ओर ए वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है। ये बी और सी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। बी और सी आपस में देख रहे हैं। जब बी से पूछा मैंने कि भाई आपको सी कैसा दिखाई दे रहा है, सी का स्टेट कैसा दिखाई दे रहा है, स्टेट कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये मोशन में है या रेस्ट स्टेट में है। तो बी ने मेरे को रिप्लाई करा कि बेटा, बी ने मेरे को रिप्लाई करा कि सी जो है वो रेस्ट स्टेट में है। सी इज इन रेस्ट स्टेट। किसने मेरे को बोला? बी ने बोला। बी क्यों बोलता है? क्योंकि बेटा बी को यही ऑब्जर्व हो रहा है, बी को यही दिखाई दे रहा है। बी को दिखाई दे रहा है कि सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा बी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जब बी ऑब्जर्वर है, बी सी को देख रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बट अब मैं बात कर रहा हूं इस ए के रिस्पेक्ट में। जब ए पर्सन से मैंने जाके पूछा कि मेरे को बताओ कि सी का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, मतलब कि किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में या मोशन स्टेट में, तो मैं बोलूंगा, ये जो ए ने रिप्लाई करा मेरे को कि भाई सी इज इन मोशन। सी जो है वो मोशन स्टेट में है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। अब मैं किसकी बात मानूं? किसकी बात मानूं? बी की बात मानूं या ए की बात मानूं? मेरे को बताइए, मैं बी की बात मानूं या ए की बात मानूं? मेरे को बताइए, बोलो बच्चों। भाई मेरे को बताओ कि सी का स्टेट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है? मेरे को बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, सी किस स्टेट में है बताइए, मोशन में है या रेस्ट में है? सी, चलिए कोई और। बिल्कुल बेटा, यहां पे मेरा क्वेश्चन गलत है। मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग बताइए कि सी, आप लोग ये बताइए कि सी मोशन में है या रेस्ट में है। मेरा क्वेश्चन ही गलत है। मेरे पूछने का मतलब ये होना चाहिए कि मेरे को ये बताओ कि बी के लिए सी कौन से स्टेट में है, क्योंकि यहां पे ऑब्जर्वर बी है और ए है, बी है और ए है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में मेरे को ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा कि बी के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं या ए के रिस्पेक्ट में बताऊं। तो आप लोगों को मेरे से पूछना चाहिए कि सर मेरे को यह बताओ कि मैं बी के रिस्पेक्ट में बताऊं या ए के रिस्पेक्ट में बताऊं। ऑब्जर्वर है कौन, आप ये पूछते मेरे से। तो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन यहां पे गलत फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे को ये बताएं कि C इज इन रेस्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू B। B के रिस्पेक्ट में C जो है वो रेस्ट स्टेट में है और A के रिस्पेक्ट में C जो है वो मोशन में है। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बेटा A तो यहाँ पे रेस्ट में खड़ा है, यहाँ पे रुका हुआ है। इसको ये लग रहा होगा कि ट्रेन आगे जा रही है और ये C जो है ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहा है। मतलब कि ये जो C जो है वो अपने पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरीके से आगे जाता रहेगा। तो C जो है वो A के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर बेटा? C जो होगा इन रेस्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू B, C इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब कि A के लिए वो मोशन में होगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये बात समझ आई? इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म है बेटा, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। हमें ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा रेस्ट एंड मोशन को। जब तक मैं ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करूंगा तब तक मैं रेस्ट और मोशन किसी भी बॉडी के लिए डिफाइन नहीं कर सकता। ये बात
माइंड में रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। चलिए अब मैं इसी चीज को मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं बेटा, मेरे को ये बताइए कि ए जो है, ए बी को कैसा दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि स्टेट ऑफ ए हमें बताना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर कौन है, पहले तो मेरे को ये बताइए ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें ऑब्जर्वर कौन है बेटा, बी, बी ऑब्जर्वर है, क्योंकि मेरे को स्टेट बताना है, किसका स्टेट बताना है, स्टेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है उसके रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो ये बी जो है ये हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर बेटा। अब समझिएगा, ये चीज तो हमें बेटा समझ में आती है। अब मेरे को बताए कि स्टेट ऑफ ए क्या होगा, मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, मेरे को बताए। मोशन में होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ए का जो स्टेट होगा वो होगा मोशन, क्योंकि बी कोई भी ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में रख के सोचता है। अगर बेशक से बी ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहा हो, बट ये अपने आप को रेस्ट में रखेगा, अपने आप के रिस्पेक्ट में सोचेगा, तो इसको क्या लगेगा कि जो ए है वो पीछे जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब आप ट्रेन में या बस में बैठते हो तो बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेड़ पौधे अपने उसी पोजीशन पे हैं, आप लोग आगे की ओर मूव कर रहे हो। बात समझ में आ रही है बेटा? पेड़ पौधे रुके हुए हैं, आप लोग आगे की ओर मूव कर रहे हो ट्रेन में, बस में बैठे हुए, बट आप लोग क्या देखते हो कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। मतलब कैसे बोला आपने, आपने अपने आप को रेस्ट में रख के सोचा और ये बोला कि भाई पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं हमसे। मतलब कि जब भी ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में रख के सोच रहा होता है, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में रख के सोच रहा होता है। बात समझ आ रही है बेटा? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज को। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में रख के सोचता है। चलिए मेरे को ये बताइए कि जो सी है, यहां पे मेरे को बताएं कि स्टेट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा बताइए, ए के रिस्पेक्ट में बताइए। स्टेट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए मोशन में होगा, मतलब कि जो है वो सी आपको मोशन में दिखाई दे रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ए ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा कि सी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मोशन में है बेटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और ये चीज क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये हमेशा रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म है बेटा, रिलेटिव टर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म मैंने लाइन में आपको समझा भी दिया, ये सारी चीज समझा दिया। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बिना रेस्ट एंड मोशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए अब बात आती है किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए।
हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर जो है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो आर वेक्टर होगा, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होगा। तो ये आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर जो है, ये इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं बेटा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? कोई डाउट है क्या इसके अंदर? चलिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी बेस क्रिएट हो रहा है, बेस क्रिएट होने के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा बेटा यहां पे। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए जब बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझिए कि मैं यहां से कोटा जा रहा हूं, मान लेते हैं मैं यहां से, मैं अपने दिल्ली सिटी से मैं कोटा जा रहा हूं। जब मैं कोटा जा रहा हूं तो यहां दिल्ली से जो डिस्टेंस पड़ता है कोटा का, वो अप्रॉक्स 500 किलोमीटर का पड़ता है। और मैं बस से मैं बैठ के जा रहा हूं बेटा। मेरे को ये बताएं कि बस की जो डिस्टेंस, बस की जो लेंथ होगी, बस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर, 10 मीटर मान लेते हैं। चलिए कोई नहीं, 10 मीटर रहने दीजिए, 10 मीटर छोटा लग रहा है आपको, तो मैंने मान लिया 50 मीटर। ये 50 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये 500 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में कैसा है बेटा? 50 मीटर 500 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में आपको कैसा दिख रहा है बेटा? छोटा या बड़ा? बहुत ही छोटा, बहुत ही वेरी स्मॉल। तो आप क्या कहोगे बेटा? आप बोलोगे कि जो बस जो है, बस का साइज बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो हम लोग बस को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं बेटा। हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर, जब हम लोग काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो पूरे चैप्टर के दौरान, इसके अलावा एनएलएम चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सभी चैप्टर्स के अंदर बेटा हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से पूरे सिस्टम को, या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से बॉडी को कंसिडर करके चल रहे होंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोगों को उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलना है ना बेटा? तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल एक और दे रखा है, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन बिकॉज इट कवर्स द मच लार्जर डिस्टेंस देन इट्स ओन साइज। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं बोलूं कि जैसे ये हमारे पास ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में हमारा सन कहीं यहाँ पे बेटा, ये सन एक फोकी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और जो सन, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा अर्थ है बेटा। ये अर्थ का साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। इस वजह से हम बोलेंगे कि अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली हम लोग मोशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D।
मोशन इन 1D का एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, मोशन इन 2D के एग्जाम्पल की बात करेंगे और मोशन 3D के एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पता लग जाएगा मोशन इन 1D 2D क्या होता है। मोशन इन 1D की बात करूं बेटा, तो मोशन इन 1D का मतलब ये हो गया कि हमारा एक पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, एक ओनली ऑन यूनि डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 2D डायमेंशन में मतलब कि पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एक प्लेन में मोशन परफॉर्म कर रहा है मोशन इन 2D। ऑब्जेक्ट मोशन इन 2D के अंदर एक प्लेन के अंदर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन इन 3D, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी अभी। मोशन इन 3D मतलब कि स्पेस में मोशन परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है बेटा। मोशन इन 1D का एग्जांपल देखिए, मोशन इन 1D का एग्जांपल यहाँ पे मोशन इन 1D मैंने लिया। ठीक है, मोशन इन 1D में इट्स अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कि इस तरीके से गिरेगा। देखिए यहाँ पे मैं रेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 इस तरीके से ग्राउंड पे जाके गिरेगा, इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा टप्पा खा के वापस जाएगा। तो मैं कहने का मतलब फ्री फॉल, ये बॉडी यहाँ से नीचे की ओर आके गिर रही है इस तरीके से। तो फ्री फॉल ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हो रहा है हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये रेल ट्रेन है और ये ट्रेन एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव करेगी, इस स्ट्रेट पाथ पे इस तरीके से। तो एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बेटा, मोशन इन 1D। मैं ये कह सकता हूँ इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली ऑन वन एक्सिस की रिप्रेजेंट कर सकते, ओनली ऑन एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ओनली ऑन एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से मैं मोशन इन 1D बोल सकता हूँ इसको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इट्स अ मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर मोशन हो रहा होगा, तो दैट मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रही है, एक हमारा सर्कल है और इस सर्कल पे हमारी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है। ये वाली बॉडी इसको मैं थोड़ा सा, अरे यार, हाँ, इसको मैं यहाँ पे मैंने एक बॉडी मान ली इस तरीके से, और ये वाली बॉडी इस पे v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो ये वाली बॉडी इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा। तो एक प्लेन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। अगर ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करता होता तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, हम मोशन इन 1D बोल सकते थे। बट कभी ये इधर जा रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर जा रहा है, हमेशा डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। तो एक प्लेन की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब कि अगर मैं इसकी मोशन को रिप्रेजेंट करूं, सर्कुलर मोशन को, तो सर्कुलर मोशन के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे पास एक वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दो चीजों से हम लोग सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग एक्स वाई एक्सिस के थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन बना रहे हैं बेटा, एक प्लेन बना रहा है। कौन? एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन बना रहा है। ठीक है बेटा, अब इस चीज के बारे में समझते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफ शेल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन। आप लोगों ने देखा होगा, ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक तोप है और उस तोप के थ्रू एक गोला फायर किया गया, बॉम्ब फायर किया गया। इस तरीके से ये फायर करा जाएगा, कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आएगा।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ यहां पे आके गिरेगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन एक प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है, तो इस वजह से मैं बोलूंगा दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन, इट इज अ कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे सिलेबस में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे आगे के सिलेबस में, अभी टाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन 3D, 3 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। इट्स अ मोशन इन स्पेस, स्पेस के अंदर मोशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ए बर्ड, फ्लाइंग ए बर्ड मतलब कि बर्ड जब फ्लाई कर रही होती है स्पेस के अंदर तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर आए, कभी हवा में आ जाए, इस तरीके से बाहर आउट ऑफ द प्लेन निकल जाए, तो कोई उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है बेटा, ठीक है। तो वो 3 डायमेंशन मोशन परफॉर्म